हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? फाइन। ओके, देखिए हम लोग आज फिजिक्स का पार्ट 1 जो है आपका, उसका पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और साथ साथ नोट्स बनाते चलें। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो किसी भी माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या और भी किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से आप मेरे से उस टॉपिक के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल्स रहेगा कि बहुत सारे हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। पहले ये थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी उन सब का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। उसकी पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या है, देखिए इस तरीके से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स होता है एट द रेस्ट। इट मीन्स, अगर हम कहना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न डिफरेंट चीजें जैसे बल, विभव, छेद इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लोग, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें इसकी परिभाषा। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेश को मानते हुए उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं। इसको हम 4 पार्ट्स में बांट के अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है वो होगा आपका वैद्युत आवेश। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक, पहले हिंदी लिख दो, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। और उससे अगला है आपका तीसरा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और 4th पार्ट है इसका संधारित्र। तो इतने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन हम इतने पार्ट्स में बांट के करेंगे। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपका यहाँ से सिलेबस शुरू होता है। पार्ट 1
वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो फील्ड तो काफी आगे की बात है, लेकिन आज तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इसका पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें, इतिहास में हम लोगों को पता चलता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि अगर हम किन्हीं दो चीजों को एक दूसरे से रगड़ें, रब करें इस तरीके से, तो क्या होगा कि उसमें एक गुण आ जाता है कि वह छोटे छोटे तिनकों को, कणों को, कागज के छोटे छोटे तिनके या भूसा होता है उसके छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींचता है। उनकी इस बात को किसी ने गौर नहीं किया और लगभग 100 वर्षों तक इसी तरीके से वो बात ऐसी ही पड़ी गई। उनका ये कथन ऐसे ही रहा। उनकी इसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने उनकी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अकेला कोई एक पदार्थ ही ऐसा नहीं है जो कि इस गुण को प्रदर्शित करता है, बल्कि और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें कि ये गुण हो सकता है। तो उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर हम किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रब करते हैं, घिसते हैं, तो उनमें चार्ज आ जाता है। अर्थात कि वो छोटे छोटे तिनकों को, कणों को अपनी ओर खींचते हैं, तो जो खींचने का गुण उसमें उत्पन्न हुआ, उसी गुण को, जिसकी वजह से वो उन तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसी गुण को कहा गया जिसमें वो गुण आ गया, अर्थात वो चार्जेबल हो गया। यानी जो गुण जिसकी वजह से कि छोटे छोटे तिनके इत्यादि उसकी ओर खींच के चले जा रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि इस पर चार्ज आ गया। ऐसे हम लोग इसका, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक छोटा सा, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि जैसे हम लोग सुबह के समय नहाते हैं, उसके बाद बाल सूखे होते हैं, कंघे से यूं करके करते हैं, तो जब काफ़ी देर हम लोग करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक कंघे में क्या होता है कि आप जैसे ही कंघे को ऐसे ले जाते हैं बालों के पास, तो वो बाल हल्के से उठ के आपके कंघे से चिपकने लगते हैं। ये आप करके देख लेना, देख भी सकते हैं आप इसको। तो जो कंघा है आपका, उस कंघे में छोटे छोटे कण अर्थात बाल, उनको खींचने की पावर आ गई। तो इससे जो है पता चल रहा है हमें कि वो पदार्थ आवेशित हो गया। तो जिस पदार्थ में छोटे छोटे तिनकों को, कणों को अपनी ओर खींचने की क्षमता आ जाती है, ऐसे पदार्थ को हम वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं, अर्थात आवेशित पदार्थ कहते हैं। इस आवेशित पदार्थ में ये गुण उत्पन्न हो जाता है और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। एक बात और इसके बारे में बताई गई कि ये किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण है। आवेश किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण है, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
ये किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है और इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। किसका? आवेश। ठीक है नी? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या आवेश एक ही प्रकार का होता है या दो प्रकार का होता है या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आगे डिस्कशन किया गया और ये बताया गया कि ये आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का? एक को कहा कि पॉजिटिव आवेश होता है और एक को कहा कि नेगेटिव आवेश होता है। इसके बारे में हम लोग देखिए डिस्कशन करते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए हम लोग हैं तो हम लोग के पास दो टाइप की छड़ है। एक मान लीजिए कांच की छड़ है और एक मान लीजिए आबूस की छड़ है। तो अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होता है कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में रेशम से या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे। अर्थात जब हम किसी एक छड़ को अर्थात कांच की छड़ को रेशम से रगड़ लें और एक धागे की सहायता से उसको बांध दें। देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये कोई छड़ रही होगी, ये कांच की छड़ है। एक और दूसरी आपने कांच की छड़ ले ली, उसको पुनः आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो आप क्या देखते हैं कि ये दोनों छड़ें, आपने पहली कांच की छड़ ली थी, उसको ऐसे रगड़ा होगा रेशम के कपड़े से और रगड़ने के बाद उसमें धागा बांधा आपने और धागा बांध के यूं करके लटका दिया। दूसरी आपने एक और ली कांच की छड़, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद आपने यूं करके धागे से लटका दिया। तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण हो रहा है। रिपल हो रही है। कौन? छड़ें आपस में क्या हो रही है? दूर हट रही है। अब आपने क्या काम किया, एक आपनूस की छड़ ली और आपनूस की छड़ को आपने बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल, बालों वाली जो खाल है बिल्ली की, उससे रगड़ा। किसको? आपनूस की छड़। तो क्या हो रहा है, आपने कांच की छड़ की तरह आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लटका दिया। देख रहे हैं आप, ये आपनूस की छड़ है। एक दूसरी छड़ ली आपने, उसको भी लटकाया इसी तरीके से। इसके पास में लाएंगे ना, इसलिए पास में बना ले रहे हैं। ये छड़ और ये छड़ एक ही पदार्थ की है और एक ही तरीके के,
बिल्ली की खाल से रगड़े गए हैं दोनों, तो क्या हो रहा है रगड़ने से, फिर हम लोग इनको पास पास लाते हैं तो इनमें भी प्रतिकर्षण होता है, तो इनमें भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये भी रिपेल हो रही है, किससे, एक दूसरे की छड़ों से। ये एक ही पदार्थ की थी, एक ही चीज से रगड़ी गई, ये भी एक ही पदार्थ की थी, एक ही चीज से रगड़ी गई, अर्थात इनमें समान प्रकार का चार्ज उत्पन्न हुआ होगा, तो इसीलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, अर्थात रिपेल कर रही थी, तो ये दोनों छड़ें प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या काम करते हैं कि एक तो हमने ये कांच की छड़ थी, इसको कैसे रगड़ा था, रेशम से, तो इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। दूसरी जो छड़ है हमारी, उस छड़ को जो कि बनी हुई है आपनूस की, इस आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं। जब हम आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के पहले से टंगी हुई कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था उसके पास लाते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों छड़ें आपनूस की छड़, तो ये छड़ें एक दूसरे की ओर को आकर्षित होती हैं। आकर्षित हो रही, अट्रैक्ट हो रही, तो इनमें आकर्षण हुआ अथवा एट्रैक्शन हुआ, तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं कि अगर पहले वाली छड़ पर प्लस चार्ज हुआ होगा तो दूसरी वाली छड़ पर निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ होगा। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर दो चार्ज एक जैसे हैं, अर्थात या तो धनात्मक है या फिर दोनों ऋणात्मक है, उस कंडीशन में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये भी वो विपरीत आवेश के हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसकी एक परिभाषा हो गई, आप लोग चाहें तो लिख लें, लिख लीजिए, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, चार्ज है क्या, उसके बाद हम लोग इस बात पर आए कि चार्ज दो प्रकार का होता है, या तो धन आवेशित और या फिर ऋण आवेशित चार्ज होता है। हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो चार्ज, जैसे हम लोग कहते हैं कि धनावेशित हो गया या ऋण आवेशित हो गया, तो ये क्यों होता है, कैसे हमें पता चला कि ये धनावेशित है, ये ऋण आवेशित है, और किसकी वजह से होता है, क्यों होता है ये धनावेशित, क्यों होता है ये ऋण आवेशित, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। और जो आवेश वाहक हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आवेश ले जाते हैं, वो कौन है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया, जिसकी मदद से हम लोग सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही अगर कहीं ज्यादा हो रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है, और यदि कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन
पसंद करते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में भी कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते थे। और आपको पता है कि परमाणु कैसा होता है, देखिए इस तरीके से होता है ना, ये। और इस परमाणु के बीच में एक बहुत छोटा सा भाग होता है जिसे आप कहते थे न्यूक्लियस, नाभिक। और इस नाभिक में पी और एन होते थे, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूं करके इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में काफी पढ़ा है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी पदार्थ जो कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, और एक परमाणु की स्थिति इस टाइप से होती है कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर होते हैं, और जिस जगह पर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नाभिक। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इनिशियल बात यह है इसकी कि इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी खोज वैज्ञानिक चैडविक ने की थी, ये उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं न्यूट्रॉन? उदासीन। और इस प्रोटॉन पर धनावेश के कारण ही इस पूरे नाभिक का जो चार्ज होता है वो धनावेश होता है। जबकि इस पूरे, अगर मैं परमाणु को देखूं तो ये पूरा परमाणु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इस पर जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतनी ही मात्रा में न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन से तो होना ना होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर चार्ज ही नहीं होता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे पर बराबर बराबर होती है। तो इसीलिए ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूरी तरह उदासीन होता है। अब देखिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर किसी पदार्थ पर किसी भी विधि से हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को या तो हटा दें इसमें से या इसमें प्रवेश करा दें, तो ये पदार्थ चार्जेबल हो जाएगा। कैसे? अगर अब देखिए आप कहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हटा दें या इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा दें, प्रोटॉन की हम बात ही नहीं करते। जानते हैं आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होती है। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम या 1 AMU। तो आप देखेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, लगभग 1000 गुने का अंतर है। आप समझिए एक कोई एक चीज है और एक उसका 1000 गुना है, तो एक की क्या मतलब है? कुछ नहीं है 1000 की तुलना में। इसीलिए हम लोग इसको, और दूसरी बात यह कि ये नाभिक के अंदर होता है, तो इसको जल्दी से हटाना या इसमें दूसरे को प्रवेश कराना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग इसको करने का प्रयास ही नहीं करते हैं।
जबकि इसके बाह्य कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आसानी से हटाए भी जा सकते हैं और प्रवेश भी कराए जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया कि अगर हम किसी भी विधि से इन बाह्य कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए निकाल लेते हैं उस पदार्थ में से, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए मैंने निकाल लिया, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या था, इस पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण पदार्थ कैसा था, उदासीन था। अब मान लीजिए आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लिया। जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इसमें क्या चीज रह जाएगी, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धनावेशित। इसका मतलब ये हो गया कि ये पदार्थ, ये परमाणु आपने धन आवेशित कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हम अगर किसी पदार्थ से किसी भी विधि से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो जिस पदार्थ से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है वो ऋणावेशित हो गया। ऋणावेशित नहीं, जिससे निकाला है वो धनावेशित हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने ऋण निकाल लिया तो किसकी चीज कौन सी ज्यादा रह गई, धनावेश ज्यादा रह गया। अर्थात ये परमाणु अब इस अवस्था में धनावेशित हो गया और जिसने अपनी तरफ लिया है इलेक्ट्रॉन को उस पर काय की संख्या ज्यादा हो गई होगी, ऋण आवेश की। तो वो वाला परमाणु ऋण आवेशित हो गया होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे तो आप लिख लें, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु धन आवेशित हो गया है तथा जिस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वह पदार्थ ऋण आवेशित हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की वजह से अर्थात इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी परमाणु में परमाणु का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए कहीं से लाके तो वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपने जिससे निकाल लिए वो कैसा हो जाएगा, वो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि उस पर धन की मात्रा यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की मदद से ये जान सकते हैं कि कैसे धनावेश आता है किसी भी पदार्थ पर और किस तरीके से ऋणावेश आता है। हम लोग आगे और थोड़ी सी इसमें बात करते हैं कि आवेश कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, एक आपने कक्षा 11 में पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। पता है आप लोगों को क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? हाँ बताओ। हाँ, इसी तरीके से हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऊर्जा में पढ़ा है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आवेश के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसी तरीके से आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। अगर मैं थोड़ा अलग से बोलूं तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। दूसरा बताया गया इसमें कि एक बात और भी है इसके अंदर कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी जो है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड बॉडी आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये एक अलग से ही बॉडी रहती है जिसका दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहता है, अलग बॉडी है ये, तो उसका जो चार्ज है वो हमेशा नियत रहता है। अगली चीज इसमें एक और आती है, वो है आपका अब बेटा हम लोग चर्चा करेंगे मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात तो ये है जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। ये वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित रहता है और इस न्यूनतम भाग को ई से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से। इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। ये ई जो है, ये एक चीज और बताई गई कि इसमें जो आवेश चलता है वो क्वांटम एक तरीके से पैकेट के रूप में चलता है। क्वांटाइजेशन एक क्वांटा क्या कहलाता है? एक पैकेट। और उस पैकेट की जो चार्ज होता है वो इस ई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात या तो ई होगा या फिर 2e होगा, 3e होगा, या इस तरीके से और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसका हाफ नहीं हो सकता।
तिहाई नहीं हो सकता, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, भिन्न के रूप में ये नहीं होता है। कभी भी इसकी वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती जैसे e/2 या e/8 या e/3 या और भी कुछ। तो उन्होंने ये बताया कि या तो जो चार्ज है वो एक से दूसरे पर जाएगा, उस कंडीशन में वो क्वांटा के रूप में जाएगा, पैकेट के रूप में जाएगा, और उसका जो न्यूनतम वैल्यू है वो ई होगी, और बाकी जो अन्य की होगी वो ई का पूर्ण गुणज होगी, अर्थात 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, इस तरीके से। ये नहीं हो सकता e/2, e/8, e/3 या e/4 या e/6, इस टाइप से इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसी को हम लोग क्वांटम प्रकृति कहते हैं आवेश की। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताया गया। चार्ज मींस आप जान ही रहे होंगे आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -1। इसी तरीके से प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +1। और सिमिलरली यू कैन से अल्फा कण, अल्फा कण का चार्ज 2e होता है। और 1e इज इक्वल टू क्या? 1e 8e का मान होता है 1e बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं, कूलम। तो 1e का मान इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का इतना ही किंतु धनात्मक होता है, और अल्फा कण का भी धनात्मक होता है +2e। तो हम लोग इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यह कहलाती है आवेश की क्वांटम प्रकृति। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट का और डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के बुक में ये दिया है पॉइंट एनसीईआरटी में, चालक तथा विद्युत रोधी, इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्या होते हैं भाई? देखिए, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो चालक क्या होते हैं? चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत आवेश आसानी से जा सकता है या उसमें से दूसरी जगह को आ भी सकता है। ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों से आवेश ना आ सकता है ना जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम इंसुलेटर्स कहते हैं या फिर विद्युत रोधी कहते हैं। आगे आप इसके बारे में काफी पढ़ेंगे, चालक, अचालक, अर्धचालक। आगे आप मैग्नेटिज्म में इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो हम लोग इतना समझ लें कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें होकर के वैद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, और विद्युत रोधी वो होते हैं जिनमें होकर के वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। अब चालक है, इनको कंडक्टर कहते हैं हम लोग। कंडक्टर का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होता है आदान प्रदान करने वाला, जबकि इंसुलेटर विद्युत रोधी होता है, वो कुछ भी आदान प्रदान नहीं करता। तो इसकी मेन चीज तो ये है कि ये कंडक्टर होता ही क्यों है? प्रश्न ये आया। ये इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर मोस्टली धातुएं होती हैं, और धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर पदार्थ है, ये वो है परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, एक मान लीजिए यहाँ भी हो सकता है कहीं। तो इस तरीके की ये शेप इसमें रहती है। तो एक चीज ये है कि इसमें लैटिस पाए जाते हैं, जालक आपने पढ़ा है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी परमाणु में बीच में क्या होता है, नाभिक और इसके आसपास इस तरीके से कंडीशन होती है। तो इसमें लैटिस जालक होते हैं, और उस जालक में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह मूव करते रहते हैं इधर उधर। ये चालक के लिए कंडीशन रहती है, और मिनिमम कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही है इसके अंदर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक तो बहुत कम हिस्से में है, बाकी तो ये सब पूरा पोर्शन खाली है ना इसका, ये सब ये। तो इस खाली पोर्शन में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं हर समय, और इनको फिर जब मूव भी कर रहे हैं तो उधर भाग रहे हैं तो इनको आसानी से हटाया भी जा सकता है और इसमें किसी दूसरे को लाया भी जा सकता है। तो जो ये पदार्थ होते हैं चालक, उनके वो मोस्टली धातुओं में पाए जाते हैं, और धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये पदार्थ जो है वो चालक कहलाते हैं। इसमें लैटिस पाया जाता है, जालक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, उनको आसानी से हटा भी सकते हैं हम लोग, और इसमें दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लाया भी जा सकता है। जबकि जो विद्युत रोधी पदार्थ है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल नहीं होती है। इसमें जो प्रतिरोधी बल है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिससे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होते हैं, और इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण ही इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, आपकी कांच है, पार्मोलिन है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। और इसमें जो धातुएं हैं जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब आते हैं। और इसके बाद में एक चीज और भी है इसमें, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। ये चालक और अचालक, एक अर्धचालक भी होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो चालक और विद्युत रोधी के बीच में होते हैं। चालक और विद्युत रोधी के बीच की कड़ी को हम अर्धचालक भी कहते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर का आप लास्ट में पढ़ेंगे फिजिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर आपको मिलेगा पूरा, जो कि सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड है। उस समय हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम लोग इतना समझ लें कि जो अर्धचालक है वो चालक और विद्युत रोधी के बीच की कड़ी है, जो कभी कभी ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वो चालक हो,
और कभी कभी ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वो विद्युत रोधी हो। तो इस तरीके से हम लोग चालक और विद्युत रोधी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आगे हम लोग इन दोनों टॉपिक के ऊपर आगे आपका जो चैप्टर रहेगा उसमें काफी डिस्कशन किया गया है, इसलिए ज्यादा हम लोग इसको अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है नहीं? हाँ तो बच्चों, अब हम चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेशन की विधियां। किसी भी बॉडी को अगर हम आवेशित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, इसकी मोस्टली 3 विधियां हैं। पहली है चार्जिंग बाय कंडक्शन, आवेशन की कंडक्शन विधि। दूसरी है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं आवेशन या प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। और इसको हम लोग बोलते थे इंडक्शन द्वारा आवेशन। कंडक्शन द्वारा आवेशन। और एक और है तीसरी विधि, जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, प्रेरण नहीं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की ये 3 विधियां हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहली विधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आवेशन की कंडक्शन विधि। आवेशन की कंडक्शन विधि का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छूकर, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी चीज को तो डायरेक्ट टच कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो चार्जिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं आवेशन की कंडक्शन विधि। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये वाली कोई चार्जेबल वस्तु है जिस पर चार्ज है नेगेटिव। कैसा चार्ज है इस पर? नेगेटिव। अब एक आप कोई उदासीन वस्तु लेके आए न्यूट्रल, जिस पर बराबर बराबर मात्रा में प्लस और माइनस चार्ज है, तो जब आप इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, इसको टच करा देंगे इससे, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विधि है। जब आप किसी दूसरी बॉडी को जो कि उदासीन थी, स्टार्टिंग पोजीशन में उदासीन थी, और जब आप इसको टच करा देते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज यूज करके
इधर रहेगा और नेगेटिव इधर रहेगा। तो क्या होगा कि इस बॉडी से ऑटोमेटिक जो नेगेटिव चार्ज है टच होते ही वो यूं करके इधर को जाने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो बॉडी थी जो नेगेटिव चार्ज थी वो इसके कांटेक्ट में आने से ये भी इस पर जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा थी वो धीरे धीरे इसकी ओर ट्रांसफर होगी और ये बॉडी भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो किसी भी चार्जेबल वस्तु को, जैसे धातुएं हैं जो कंडक्टर्स हैं, उनमें ये कंडीशन है। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ज्यादातर वस्तुएं जो कंडक्टर होती हैं जिनका शेप साइज सेम होता है उनको कांटेक्ट में ला करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं। दूसरा इसमें चार्जिंग की इंडक्शन विधि, ये आपके एनसीईआरटी में भी काफी डिटेल में समझाया गया है। इसको मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करता हूं। इसमें क्या होता है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से चार्ज नहीं होती कोई वस्तु, नॉट टच, बिना छुए। इसमें जो कोई भी चीज चार्ज हो रही होती है वो बिना टच हुए चार्ज होती है, केवल प्रेरण के द्वारा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उसको आप चार्ज करना चाहते हो प्रेरण के द्वारा, तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी थी, ये बॉडी किसी एक अचानक स्टैंड पर रखी है, ठीक है, और इस पर ये इस समय न्यूट्रल है। अब हमें इसको मान लीजिए चार्ज करना है और वो भी हम इसको करना चाहते हैं प्लस चार्ज। कैसे करना चाहते हैं, प्लस चार्ज। ये इसकी एक कंडीशन है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इस बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के समीप, इस बॉडी के समीप कोई दूसरी चार्ज बॉडी लाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कंडीशन है। अब इसके पास में हम लोग कोई एक बॉडी ला रहे हैं, कोई छड़ है ये, ठीक है। ये इस तरीके की हमने कोई छड़ लाए हैं इसके पास और इस छड़ पर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जब हम इस छड़ को इसके समीप लाते, टच नहीं करते हैं बल्कि पास में इसके लाते हैं, तो आपको पता है कि प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी जो सामने का फेस है ये वाला, इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं पृथ्वी से कनेक्ट कर दूं, देखिए इस तरीके से, ये सेम कंडीशन है। ये छड़ आपकी रखी हुई है
ठीक है। और ये वाला ये वही बॉडी है, ये वाली। अचालक स्टैंड है। अब आपने क्या काम किया कि जब आप इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर रहे हो, ये, और जब आपने इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था ये वाला, ये कहां चला जा रहा है? पृथ्वी में चला जा रहा है। इस अर्थ को पता है हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ को हम लोग ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र इसको बोलते हैं। तो ये जो यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज था वो कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। ये इसकी ए बी और ये वाली कंडीशन कहलाई आपकी सी। अब आप क्या काम करते हैं अगले, और भी देखिएगा आगे। चौथा पॉइंट इसका देखें। जब ये पृथ्वी में चला गया ये आपकी वही है बॉडी सेम। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो इसी तरीके से रहा यहां पर, ठीक है नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहां चले गए थे? ओशियन में, अर्थ में। अब आपने क्या काम किया कि इस वाले को, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल था, इसको यहां से हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देंगे। तो जो चौथी कंडीशन आपको मिलेगी, तो इसको जब आपने हटाया तो ये जो इसका चार्ज था वो पूरी बॉडी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आवेशन के द्वारा, इस तरीके से हम लोग प्रेरण के द्वारा किसी भी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं। अब ये तो हमने क्या काम किया, देखिए कितने पॉइंट्स में ये प्रक्रिया पूरी हुई। ए, बी, सी, डी और ई। अब इसमें हमने किया क्या था कि हमें ये कोई भी वस्तु थी जो कि स्टार्टिंग पोजीशन में न्यूट्रल थी, इसको हमें प्लस चार्ज में चेंज करना था, यानी आवेशित करना था। वो भी कैसा आवेश? धनात्मक। तो हमने यहां पर क्या काम किया कि इस बॉडी के पास एक ऋण आवेशित चार्ज बॉडी थी, उसको लाए, इसके पास रखा, टच नहीं करा, पास रखा। तो आपने क्या देखा कि प्रेरण के द्वारा इसके इधर वाले हिस्से पर धनावेश आ जाता है, इधर वाले हिस्से पर ऋणावेश आ जाता है। उसके बाद आपने क्या काम किया कि इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। पृथ्वी से कनेक्ट करने पर क्या हुआ कि इसका जो ऋण आवेश था वो पृथ्वी में चला गया। ऋणावेश कहां चला गया? पृथ्वी में। उसके बाद आपने ये कंडीशन प्राप्त की होगी जब ये पृथ्वी में चला गया तो, और उसके बाद आपने इस चार्जेबल बॉडी को यहां से हटा दिया।
तो जो इसके एक साइड में चार्ज था वो पूरी बॉडी पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्जेबल कर सकते हैं बाई प्रेरण के सिद्धांत से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो हमने किया प्लस चार्ज, अब आप होमवर्क में अपने आप नेगेटिव चार्ज करके देखेंगे। मान लीजिए ये बॉडी थी, इसको ये थी, इसको मुझे नेगेटिव चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा जानते हो आप? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, ये सेम आप लेंगे कोई भी बॉडी अचानक स्टैंड पे रखी है। अब यहाँ पर जो आपने चार्जेबल बॉडी ली है, ये हमने ली ऋणात्मक, आप इसको लेंगे धनात्मक। जब आप इसको धनात्मक ले लेंगे तो धनात्मक लेने पर आप क्या काम करेंगे कि इसके इधर वाले पोर्शन पर आप जानते हैं कैसा चार्ज आ जाएगा। जब आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। फिर आप क्या काम करेंगे, सेम कंडीशन ही है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वो आप पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जों को ले सकती है, तो इसमें चला गया होगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला गया होगा तो यहाँ पर क्या है कि आपको केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। उसके बाद आप इस बॉडी को हटा लेंगे तो ये पूरी की पूरी बॉडी आपको नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल से, ये तो मैंने पॉजिटिव चार्ज का बताया है, आप इसको नेगेटिव चार्ज में भी कर सकते हैं।